इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हम लोग काफी कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। अब आगे की एक क्वेश्चन देखते हैं आप लोग कैसे करते हो। सी हियर, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और सोचो कि ये कोई एक बार है जिस बार का लेंथ है L एंड इट इज हेल्ड ऑन ए स्मूथ फ्लोर। एक स्मूथ फ्लोर पे ऐसे बांध के रखे हैं। द बार इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम। क्या दिया है कि ये जो एंगल है, दिस एंगल इट इज मेकिंग विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा, और ये स्मूथ फ्लोर है, ये स्मूथ फ्लोर है, ठीक है। अगर इस बार को यहां से छोड़ दिया जाएगा, दिस थ्रेड इज कट, व्हाट विल हैपन? द बार विल फॉल, और ये बार जब तक गिरेगा तब तक ये लोअर एंड आगे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा कि पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा कि जहां था वहीं रहेगा। आपको क्या लग रहा है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? क्या लग रहा है? पीछे की तरफ हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि कितना पीछे की तरफ जाएगा। सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है इफ द thread at P is cut, P है ये पॉइंट, and the bar falls, find by how much distance the lower end slides on floor, ऐसा पूछा है। तो जब तक ये बार गिरेगा ये कितना डिस्टेंस पीछे की तरफ फिसल जाएगा, ये आपको पता करना है, ठीक है। तो चलो सोचते हैं सर ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में कैसे हुआ। हाँ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है सर, थोड़ा सा। हाँ सर, m whole into 1 minus cos theta, L whole into 1 minus cos theta, ऐसा कोई बोल रहा है। लेट अस अब देखेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या था। एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, if a body is at rest, its center of mass remains at rest. Obviously, अगर कोई बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा the body will move in the direction of external force. कोई बॉडी रेस्ट में है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आएगा, obvious है कि the body will move. Body will move means the center of mass will move. Now जैसे हम ये थ्रेड को काट दिए, अभी ये रेस्ट में था, काट दिए, अब ये गिरने वाला। What are the external forces? क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स है? हाँ है। क्या? उसका वेट। एक तो है उसका वेट जो कि मिड पॉइंट में एक्ट कर रहा होगा, और एक नॉर्मल रिएक्शन है ना, ऐसा। सो दीज आर द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। क्या आपको लग रहा है कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों बराबर होंगे, या फिर कोई वेट ज्यादा होगा कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा? चलो सोचते हैं। जैसे ही गिरने लगा, the center of mass was accelerating down, so there must be a pseudo force acting in the upward direction. Pseudo force ऊपर की तरफ होगा। R plus pseudo force must be equal to 8, है कि नहीं? इसका मतलब R is less than the weight। हाँ, ये समझ में आया। मतलब जब वो गिर रहा होगा the normal reaction is less than the weight। वो नहीं पूछा है, मैं तो डिस्कस कर लिया ऐसे। अब now these are the two vertical forces acting, and when a number of vertical forces are acting on a body, the resultant force will also be vertical, है कि नहीं? तो अब resultant force क्या है? Vertical force. That means the body starts moving under the influence of net vertical force. The body was earlier at rest, now it moves due to net vertical force, means center of mass will move vertically down, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? ऐसे लिखेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग ऐसे लिखेंगे, एज द बार मूव्स ड्यू टू वर्टिकल फोर्सेस, कौन कौन? आर एंड डब्ल्यू। therefore center of mass moves vertically,
हाँ, क्यों? क्योंकि इनिशियली बार रेस्ट में था, कोई बॉडी रेस्ट में था और उसके ऊपर कुछ वर्टिकल फोर्स आएगा तो बॉडी विल मूव वर्टिकली। बॉडी मींस सेंटर ऑफ मास। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास विल मूव वर्टिकली डाउन, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ से सीधे आएगा और यहाँ पे गिरेगा। सेंटर ऑफ मास विल फॉल हियर। ठीक है, थोड़ा सोचिए, जब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आके गिरेगा तो हमारा बार कैसे दिख रहा होगा? ये बार का मिड पॉइंट यहाँ पे होगा, मतलब द बार वुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस, है क्या? ये डिस्टेंस कितना होगा? L/2। ये डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा? L/2। ये डिस्टेंस पहले कितना था? ये अगर L/2 है, ये थीटा है, तो ये L/2 cos थीटा, मतलब बार कितना दूर फिसल गया? क्या सबको समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास विल straightway strike. Center of mass moves vertically down and strikes the floor here. सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पे आया सीधा, तो ये सेंटर ऑफ मास है, बार का लेंथ L है, तो दिस लेंथ मस्ट बी L/2। और पहले से ये लेंथ कितना था? ये L/2 है, ये थीटा है, तो L/2 cos थीटा, तो कितना दूर फिसल गया? हम कहेंगे सो लोअर एंड स्लिप्स by x is equal to L/2 minus L/2 cos theta minus L/2 cos theta। ठीक है, सेंटर ऑफ मास कितना दूर फिसल जाएगा? L/2 होल इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। क्या सबको समझ में आया? ये ठीक है। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नया टॉपिक रहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ का पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहता है? कहता है कि बॉडी इज एट रेस्ट इफ ए बॉडी इज इन मोशन, देन द सेंटर ऑफ मास कीप्स मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एज लॉन्ग एज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। वी विल गो टू दैट लॉ, बट हियर वी विल बी फाइंडिंग सम इंटरेस्टिंग टर्म्स रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे। अच्छा, लेट अस सी। वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय 1 by summation of mi, which is a constant, whole into m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 and so on। ये हमें मालूम है, और ये सारा डिस्प्लेसमेंट है, तो दे आर ऑल वेक्टर्स। इफ आई डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ को अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिलने वाला है? तो दोनों तरफ को डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें मिलेगा क्या? देखो, ये dxcm by dt will be, this is a constant, the total mass of the system is a constant, तो हम कहेंगे ये constant रह जाएगा बाहर। अंदर का डिफरेंशिएशन m1 dx1 by dt plus m2 dx2 by dt, है ना, and so on। तो what does this quantity represent? It gives you velocity of center of mass। कैसे? 1 by summation of mi into m1 dx1 by dt। x1 was the displacement of m1, dx1 by dt क्या देगा? velocity of m1। so it is m1, इसका dx1 by dt हो गया v1 plus m2 v2 and so on। जिसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, velocity of center of mass is equal to summation of mi vi by summation of mi। कितना सिंपल फॉर्मूला है। क्या ये चीज सबको समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस। ये सब चीजों को हम यूज करने वाले हैं आगे, तो इसलिए मैं पहले इसको बता दिया। अब समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ
कहाँ गया, ये कहाँ से आ गया, चलिए एक मिनट। तो वी कैन मेक यूज ऑफ ए स्मॉल क्वेश्चन। चलिए सपोज हम कहेंगे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, in each of following cases find speed of center of mass। वेलोसिटी नहीं पूछा है, स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछा है। तीन तो केस देता हूं, देखो तो कितना सिंपल केस है। केस 1 में दिया है कि एक 2 kg का मास है, ये 2 kg का मास है, इधर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे कोई एक 3 kg का मास है जो जा रहा है कितने में, 4 मीटर पर सेकंड में। कितना सिंपल। ओके, नाउ लेट अस शो। ठीक है, केस बी। केस बी में क्या हुआ, एक 4 kg का मास है जो कि इधर आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड में, और एक 6 kg का मास है जो इधर आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड में। सिंपल सा केस है। एवरी केस इज ए वेरी सिंपल केस। नाउ आई गो फॉर द थर्ड केस। करना क्या आपको, समेशन ऑफ, और ये डंडा कहां से आ गया, फाइंड स्पीड। अच्छा, ये तीसरा केस में क्या दिया है, दिया ये है कि कोई एक 3 kg का मास है, 2 kg का मास है, कैसे जा रहा है, इट इज मूविंग विथ 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। और कोई एक 4 kg का मास है, ये 4 kg का मास है विच इज मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड। हर एक केस में आपको पता करना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, और हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये समेशन ऑफ mi भी है बाय समेशन ऑफ mi। अगर इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो देखो तो पहला केस में क्या होगा, दूसरा केस में क्या होगा, तीसरा केस में क्या होगा। सीधे सीधे वेलोसिटी को यूज करना है, नथिंग टू पैनिक। सॉल्यूशन लिखेंगे ए का, इट इज समेशन ऑफ mi vi, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, देखो ये दोनों x डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं m1 इंटू v1, v1 है 6 इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, समझने के लिए हम 6 i कैप लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 4 i कैप बाय समेशन ऑफ mi 2 प्लस 3, कितना आया भैया, इट इज कमिंग आउट टू बी 12 प्लस 12 24 i कैप बाय 5 इज इक्वल टू 4.8 i कैप मीटर पर सेकेंड। स्पीड चाहिए तो कितना होगा, 4.8 मीटर पर सेकेंड। कितना सिंपल है। सीधा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका हुआ 4 इंटू 2 आई कैप प्लस 6 इंटू m1 v1 m2 v2। v2 क्या है, उल्टा है, तो आप कहेंगे -1 आई कैप बाय m1 प्लस m2 4 प्लस 6, कितना हो गया, 8 माइनस 6 इज 2 बाई 10 इज 0.2 आई कैप मीटर पर सेकेंड। हाँ, कितना सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नोन, स्पीड कितना है 0.2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। लेट अस सी द थर्ड केस। थर्ड केस में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 2 m1 इंटू v1, कितना है 3 i कैप प्लस m2 इज 4, वेलोसिटी कितना है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, सो यू से इट इज 2 j कैप डिवाइडेड बाय मासेस कितना हो गया m1 प्लस m2 2 प्लस 4 दैट इज 6, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 1/6 इंटू 6 i कैप प्लस 8 j कैप मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको तो मालूम है इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 1/6 बाहर रह जाएगा, 6 i कैप प्लस 8 j कैप का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होल ओवर
है कि नहीं? सो इट इज कमिंग आउट टू बी 10/6 इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना कितना आसान है, समेशन ऑफ my/vi बाय समेशन ऑफ mi, है कि नहीं? क्या ये चीजें सबको समझ में आया? यस सर। यस, इट्स नॉट डिफिकल्ट। तो आपको कोई भी केस में अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा आप बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। यहाँ पर मैं 2 मास दिया था, 2 की जगह अगर 3 मास दिया होता तो क्या फर्क पड़ता? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे कर देते हैं, है कि नहीं? थिंग्स आर इजी। तो क्या देखे हम लोग? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहेंगे अब हमें ये पता चल गया है क्या, हमें अब ये पता चल चुका है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 एंड सो ऑन बाय समेशन ऑफ mi। अगर इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, इफ आई डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स, हमें क्या मिलेगा? मिलेगा डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इधर क्या मिलेगा? ये समेशन ऑफ mi इज ए कांस्टेंट। आप इसको बाहर रख लो, अंदर क्या मिल रहा है? अंदर मिल रहा है इट इज m1, इसका डेरिवेटिव dv1/dt प्लस m2 dv2/dt and so on for all. So what is rate of change in velocity of center of mass called? The acceleration of center of mass. क्या है ये? summation of mi। क्या हो गया ये अंदर वाला? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सबका निकाल और जोड़, that is summation of mi ai by summation of mi। ये देखो, यहां से हम न्यूटन्स लॉ को डिस्कवर कर सकते हैं, यहां से हम न्यूटन्स लॉ को डिस्कवर कर सकते हैं। हम लोग समझदार नहीं थे बोल के न्यूटन अपने लॉ को टुकड़े टुकड़े करके हमारे सामने रखे, है ना, टुकड़े टुकड़े करके रखे। चलिए पहले समझते हैं कि ये जो हम निकाले हैं चीज, ये जो चीज अभी निकाले एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सपोजिंग हम कहेंगे कि चलो ऐसे मानते हैं कि हियर आर सेवरल चार्ज्ड बॉल्स, ये सब बॉल चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये दूसरा चार्ज बॉल है m2 और ये कोई एक तीसरा चार्ज बॉल है m3। चलो मानते हैं ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। और क्या है? इसके अलावा इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, हम इसके ऊपर कुछ फोर्स दे रखे हैं। कैसा फोर्स? कॉल इट सब फोर्स एक्सटर्नल। और खाली एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर नहीं है, इनके बीच में भी म्यूचुअल फोर्सेस है, क्योंकि चार्ज बॉल है तो अट्रैक्शन रिपल्शन वो सब तो होगा ही, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है कि रिपेल करता है? रिपेल करता है। चलो मानते हैं कि ये फोर्स क्या है? ये फोर्स है F1। अब ये इसको रिपेल कर रहा है, M2 M1 को रिपेल कर रहा है। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन, तो ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा विथ व्हाट फोर्स? द फोर्स ऑन दिस। अगर ये फोर्स F1 है तो इसको लिखेंगे -F1, इज नॉट इट? इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा होगा, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, चलिए कुछ फोर्स F2 में, तो ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा और सेम फोर्स से, मतलब सेम मैग्नीट्यूड फोर्स, डायरेक्शन इधर को है, मतलब हम कहेंगे ये फोर्स -F2 है। अगर इस फोर्स को F2 कहेंगे तो इसको -F2 कहेंगे, है ना। और ये F1 और ये जो M1 और M3 के बीच में भी तो अट्रैक्शन होगा, M1 और M3 के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। चलिए मानते हैं कुछ फोर्स F3 में,
तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स क्या होगा, दे आर इक्वल एंड अपोजिट, वेक्टोरियली लिख रहे हैं तो -F3 लिखेंगे। तो ये सारा बॉल के ऊपर फोर्सेस आ रहा है, कुछ के ऊपर इंटरनल फोर्सेस, कुछ के ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस, ये सारा अभी मूव करने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इतना सारा जो फोर्स आया उसके चलते ये चलेगा, चलिए मानते हैं कि इसका एक्सीलरेशन है a1, ये चलेगा, इसका एक्सीलरेशन है a3 और इसका एक्सीलरेशन है a2। Now how you relate m1 and a1? m1 into a1 is equal to net force on m1 है कि नहीं, m2 into a2 is net force on m2, m3 into a3 is net force on m3। हमारा जो फॉर्मूला था क्या था, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्या था ये फॉर्मूला, इट वाज 1 by summation of mi into m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस सारे मासेस के लिए इसे करके जोड़ते थे। चलिए अब थोड़ा देखते हैं कि व्हाट डज दिस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट। दिस इज इक्वल टू 1 by summation of mi, अंदर आया m1 a1 इज द नेट फोर्स ऑन दिस, नेट फोर्स का मतलब वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, दैट इज f1 प्लस f3 प्लस f एक्सटर्नल, ये बाहर से कोई फोर्स आ रहा है, बाहर से कोई फोर्स आ रहा है। क्या मेरी बात हजम हो रहा है सबको, इज इट अंडरस्टूड, यस सर नो। m1 और a1, m1 a1 की जगह लिख रहा हूं नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या है, f1 प्लस f3 प्लस f एक्सटर्नल का रिजल्टेंट, बात समझ में आ रहा है, Yes sir. Yes sir. यस। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट आई शुड राइट इन प्लेस ऑफ m2a2, m2a2 की जगह क्या लिखेंगे, नेट फोर्स, नेट फोर्स मतलब f2 माइनस f1 है कि नहीं। अच्छा, कोई मुझे बताएगा m3a3 की जगह क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इट इज माइनस f2 माइनस f3, खत्म, m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 सबका वैल्यू लिख दिए। थोड़ा इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पर कोई एक फोर्स है f1 और यहाँ पे है माइनस f1 गया, यहाँ पे है f3 ये माइनस f3 गया, यहाँ पे है f2 ये है माइनस f2 गया, क्या बच गया, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड इज f external by summation of mi means the total mass. So the acceleration of center of mass which is given by the formula summation of mi ai by summation of mi can be otherwise understood as net external force on the system by total mass। इसका मतलब जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, if external force on the system is zero, तो हम कहेंगे acceleration of center of mass is zero, acceleration of center of mass is zero मतलब velocity of center of mass is constant, and that is what is Newton's law। As long as no external force acts on a body or system of masses in motion, the center of mass keeps moving with constant velocity। क्या आपको समझ में आ रहा है न्यूटन्स लॉ का सिग्निफिकेंस, हाँ यस। तो हमें समझ में आ गया एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का ये दो तरीके हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको बस चेक करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक इधर भाग रहा है 6 मीटर पर सेकेंड में और मास कितना है से 4 kg, और यहाँ पे कोई एक दूसरा ब्लॉक है वो किधर भाग रहा है, ये मान लो कि इसका मास है 2 kg, ये इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, और कहाँ जा रहे हैं दोनों, बोथ ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड को थोड़ा जगह बनाते हैं, यस ये 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है कौन, 2 kg मास, 2 kg मास जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, यस। बात कुछ ऐसा है, हमारे सामने दो ब्लॉक रखे हुए, they are moving on a floor, a 4 kg moving with 6 meter per second,
2 kg मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको पूछा गया बताओ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप तो चुटकी में निकाल दोगे, समेशन ऑफ एम आई वी आई बाय समेशन ऑफ एम आई। दिया क्या है, दिया है कि यहाँ पे क्या दिया है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या दिया है 0.5। अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 दिया है और आपको पूछा गया है बताओ इन द फिगर शोन, इन फिगर शोन फाइंड magnitude and direction of center of mass of the two blocks। ये दोनों ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ acceleration of center of mass of the two blocks। ये दोनों ब्लॉक का एक सेंटर ऑफ मास होगा, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है। आपको एक्सीलरेशन पूछा है, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, कितना सिंपल है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जानने की हमारे पास दो तरीके हैं। क्या है, पहला मेथड फर्स्ट मेथड, acceleration of center of mass is given by summation of mi ai by summation of mi। हाँ चलिए पहले हम निकालते हैं m1 क्या है, m2 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है। m1 लेते हैं किसको, इसको लेते हैं 6 kg। हाँ ये कितना है 4 kg, m1 is 4 kg। क्या करेस्पॉन्डिंग a1 आप बता सकते हो, ये एक्सीलरेशन कैसा होगा, ये आगे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है, कितना है फ्रिक्शनल फोर्स न्यू एम जी। कोई मास m जब स्लाइड कर रहा है किसी ग्राफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम जी, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होता है म्यू जी इन द डाउन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो म्यू जी इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप कहोगे ये जो 4 kg का मास मूव कर रहा है उसका एक्सीलरेशन कितना है म्यू इंटू जी, 0.5 इंटू 4। सो इट इज 0.5 इंटू जी। किधर को है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि फोर्स इधर को है तो ये उल्टा डायरेक्शन होने के कारण मैं इसको लिखूंगा माइनस आई कैप, नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख सकता हूं। m2 है कितना, m2 है 2 kg। अच्छा उसका एक्सीलरेशन, अब कोई भी ब्लॉक स्लाइड करे, कोई भी ब्लॉक स्लाइड करे, द एक्सीलरेशन इज म्यू इनटू जी, क्योंकि फोर्स हरदम होता है म्यू एम जी, है ना, बाय मास क्या होता है म्यू जी। आप जानते हो 2 kg के लिए एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, डिपेंड करता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में। जब 2 kg इधर को स्लाइड कर रहा था फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, कितना म्यू एम जी। So what is the acceleration mu g in this direction? In this direction को we take it positive, so हम कहेंगे it is 0.5 into g I kept, it is in the positive direction। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, फॉर्मूला हमारे पास है, हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास it is 4 into ये कितना है भैया 0.5 into g, g को 10 ले लो, 10 लोगे तो हो गया 5 माइनस 5 प्लस 2 इंटू प्लस 5 बाय समेशन ऑफ एम आई। समेशन ऑफ एम आई मतलब, समेशन ऑफ एम आई मतलब 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 कितना आया ये, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 20 प्लस 10 इज माइनस 10, इट इज माइनस 10 बाय 6 आई के मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये है कि द एक्सीलरेशन इज 10 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 5 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या ये चीज समझ में आया? ये तो कितना आसान था, फॉर्मूला लगा दिया हम लोग, समेशन ऑफ एम आई ए आई बाय समेशन ऑफ एम आई। चलिए दूसरे मेथड में करते हैं। दूसरा मेथड कौन सा सर? अरे दूसरा मेथड अभी तो बताया, acceleration of center of mass is net external force by mass।
टोटल मास और समेशन ऑफ mi। अब देखो तो ये जो दोनों ब्लॉक थे, एक इधर जा रहा था, एक इधर आ रहा था, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था, ये μ4g था, ये μ2g था। तो आप क्या कहोगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, 4μg, इधर को माइनस 2μg, ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट फोर्स इधर को होगा भाई। टोटल मास कितना, 4 + 2, तो हो गया 2μg/6। कितना हो गया, म्यू का वैल्यू 0.5 है, इट इज 10/6। ऐसे भी तो निकाल सकते थे, मीटर/सेकंड स्क्वायर किस डायरेक्शन में, इधर को। द एक्सीलरेशन विल बी 5/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस। तो आप मुझे तुरंत बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको मुझे तुरंत बताना। यहाँ पे कोई एक 3 kg का मास है, वो इधर जा रहा है 4 मीटर/सेकंड में, ठीक है, ये 3 kg का मास है। और यहाँ पे कोई एक 7 kg का मास है जो इधर आ रहा है 2 मीटर/सेकंड में। अब हुआ यूं कि हम जो 3 kg का मास था, इसके ऊपर एक 6 न्यूटन का फोर्स लगा दिए और इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिए 8 न्यूटन का। समझ में आया क्या? यस। इन फिगर शोन और इन फिगर शोन फाइंड acceleration of center of mass of the two balls, acceleration of center of mass of the two balls। हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूले हैं, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में, acceleration of center of mass is net force acting on it by total mass। क्या नेट फोर्स आपको दिख रहा है? यस। एक 6 न्यूटन आ रहा है, 8 न्यूटन आ रहा है। आर दे लुकिंग परपेंडिकुलर? यस। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर होल ओवर। टोटल मास कितना है, 3 kg और ये 7 kg। 3 + 7 इज इट नॉट 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर? कितना आसानी से निकल गया। क्या बात सबको समझ में आ रहा है? Let us see one more interesting question. Suppose, बस आगे निकल जाएंगे हम इसके बाद। Suppose हम कहेंगे कि here is a pulley for your understanding। चलो एक केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 2 kg का है और here is a block say of mass 3 kg। Obvious है कि ये block arrangements will move, 3 kg will go down, 2 kg will go up। क्या पूछा है, in figure shown find acceleration of center of mass of the two blocks। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू ब्लॉक्स, ऐसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम निकालना ये चाहते हैं कि ये दो ब्लॉक का एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो पहले मैं दोनों तरीके से करना चाहूंगा। फर्स्ट मेथड तो आप पुली वाला सिस्टम जानते हो। व्हाट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, क्या फॉर्मूला अब भी याद है? कब 1-1.5 महीना पहले पढ़े थे, इतना दिन याद यूजुअली नहीं रहता है। अगर याद है तो बोलो। अगर m1 m2 आर द टू masses, then what is the acceleration of each block in an Etudes machine? कोई बताए? It was सर 3g - 2g। yes, देखो कुछ लोग याद रखें, it will be equal to 3 - 2/3 + 2 whole into g, ऐसे था ना। तो it was coming out to be
g को 10 ले लेते हैं तो ये हो गया 2 और ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका नीचे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास का फॉर्मूला था समेशन ऑफ mi बाय समेशन ऑफ mi। अच्छा, ये 2 kg है m1, a1 कितना है 2 प्लस 3 kg है m2, a2 कितना है नीचे की तरफ है तो इसको -2 ले लेते हैं बाय 2 प्लस 3 कितना आया 4 - 6 इज -2 बाय 5 -2/5 मतलब डाउनवर्ड विथ 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि माइनस है सो इट इज इक्वल टू 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग पहला मेथड से निकाले। क्या ये सबको समझ में आया? जेई में आ चुका है, इट ऑलरेडी कम इन जेई मेंस। दूसरा मेथड में देखते हैं यूजिंग द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में अगर हम देखेंगे ये हमारा पुली था और यहाँ पे कोई एक 3 kg का ब्लॉक लगा हुआ था और इधर एक 2 kg का ब्लॉक लगा हुआ था। ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए। कौन सा सिस्टम का? ये वाला सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूं, पहले मैं देखता हूं कि क्या मुझे मालूम है टेंशन इन द थ्रेड। यस, इट वाज 2m1 m2 बाय m1 प्लस m2 होल इनटू g, तो इट इज 2 × 2 × 3 बाय 2 प्लस 3 × g। ये सब बता चुका हूं तो बार-बार इसको नहीं बता रहा हूं। समझ में आ रहा है सबको? ये हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं जब पुली चैप्टर पढ़ रहे थे। सो इट इज 4 × 3 12 बाय 5 इज 2.4 × 10 इज 24 न्यूटन। टेंशन इज 24 न्यूटन। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलता है? इट इज नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय मास, है कि नहीं? समेशन ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स बाय टोटल मास। नेट एक्सटर्नल फोर्स किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर। कौन सा सिस्टम? ये वाला सिस्टम। मैं दिखा रहा हूं आपको सिस्टम कौन है। यहाँ पे सिस्टम तो हो गया ये वाला, ये है सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स। इनके ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं आप कहोगे? पहला फोर्स तो आ रहा है उसका वेट, ये 3g है, ये 2g है, ये t है और ये t है। व्हाट इज द नेट फोर्स? यू से 3g प्लस 2g माइनस ऊपर की तरफ 2t। सो दिस इज व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम एंड व्हाट इज द नेट मास 2 प्लस 3। देखो तो ये हो गया 50 है ना, माइनस 2 × 24 बाय 5 कितना हो गया 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पहले हम लोग वही नहीं निकाले थे? यस, इट वाज 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइदर यू गो फॉर द फॉर्मूला समेशन ऑफ mi(xi), summation of mi(ai) by summation of mi, or you go for the formula net external force by the net mass। ठीक है ना? इसका मतलब इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? कहता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा, अगर सेंटर ऑफ मास मोशन में था, विल कीप ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है ना? जैसे अगर आपको इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आ रहा है तो स्टेटमेंट को थोड़ा हम लोग खाली लिख लेते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या बोल रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन as long as no external unbalanced force acts on a body or system of masses in motion, system of masses in motion, the center of mass keeps moving
कांस्टेंट वेलोसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज। फिजिकली रियलाइज करने की कोशिश करो। जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, क्या कह रहा है, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक मास है m1, ये इधर जा रहा था v1 वेलोसिटी में, ये कोई एक दूसरा मास है m2 और ये इधर आ रहा था v2 वेलोसिटी में। अब ये दोनों आपस में टकराने के बाद m1 इधर को चिटक गया v3 वेलोसिटी में, है ना, और m2 मान लो कि इधर को चला गया, टकरा के ये इधर चला गया v4 वेलोसिटी में। ठीक है, ये m1 था, ये था m1, ये था m2। टकराने के बाद हाल ये हो गया। बट इफ आई कंसीडर देम एज ए सिस्टम, यहां पर सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे जा रहा था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, यहां पे सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे जा रहा था, तो इस केस का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इस केस का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होंगे। टकराने के बाद इनका वैल्यू बदल गया है, v3 बदल गया, v1 बदल गया v3 में, v2 बदल गया v4 में, बट सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो था वही रह रहा है। सेंटर ऑफ मास पहले अगर ऐसे जा रहा था, अभी भी ऐसे ही जा रहा है, वो इसी डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ मास अभी भी ऐसे ही जा रहा है। पहले अगर ऐसे जा रहा था, सेंटर ऑफ मास अगर पहले ऐसे जा रहा था तो अब भी ऐसे ही जा रहा है, पहले जैसे जा रहा था अभी ऐसे ही जा रहा है। देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, नाइदर इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बरकरार रहेंगे। ये टकराए कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज न्यूटन्स लॉ। समझ में आ रहा है? सेंटर ऑफ मास तो उसी डायरेक्शन में ही जाते रहेगा। ठीक है, मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, शायद आपको बढ़िया से समझ में आएगा। अगर आप समझ सको तो कोशिश करो, कोशिश करते हैं। सपोजिंग ऐसे यहां पर कोई एक मास रखा हुआ था m, सपोज। अब इसको ऊपर फेंका गया, चलो मानते हैं से समथिंग लाइक 40 मीटर पर सेकेंड में, 40 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया m को। और यहाँ पे कोई एक दूसरा मास था, ठीक है, और ये मास को आप यहाँ से ड्रॉप कर दिए स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कितना हाइट में था ये कुछ मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा करेक्शन लेता हूं ताकि कैलकुलेशन करने में आसान होगा। मान लो कि ये था 30 मीटर पर सेकंड में फेंका गया और ये 40 मीटर हाइट में था, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों का मास बराबर है, दोनों का मास बराबर है। तो रास्ते में क्या हुआ, ये गया, ये इधर से आया, दोनों एक दूसरे को टकराएंगे। टकराने के बाद दोनों चिपक गए, चिपक गए तो फिर गिरेंगे। क्वेश्चन है कि जब वो नीचे गिरेंगे कितना वेलोसिटी पे वो जमीन पे मारेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। इन फिगर शोन both balls start motion at same time. On the way they strike and stick to each other, stick to each other. Find with what speed the combined ball system strike ground। देखो तो पूरा इम्पॉसिबल लग रहा है। ये ऊपर से गिर रहा है u इक्वल टू 0 से, इसको फेंका गया 30 मीटर पर सेकंड में, दोनों का मास बराबर है। ये भी है m
ये भी है m, दोनों m है, ये दिया गया है। बोथ द मासेस आर इक्वल। नाउ द क्वेश्चन इज कि जब दोनों रास्ते में चिपक गए एक दूसरे के साथ फिर गिरे, कितना वेलोसिटी में गिरेगा? सोचेंगे तो सर फट सकता है, थोड़ा ध्यान से देखो। लेट अस नॉट बदर अबाउट द इंडिविजुअल मासेस, लेट अस लुक एट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ था? कहीं था, यहीं पे कहीं होगा, दोनों के बीच में कहीं होगा, सेंटर ऑफ मास था। और जब दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए और नीचे गिरे, when the two balls stick to each other and fall on ground, obviously the center of mass also falls on ground. मतलब हमें पता ये करना है what is the final velocity of center of mass just before striking ground, है कि नहीं? हमें पता करना है final velocity of center of mass just before striking ground, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, तो सॉल्यूशन देखो बनाते हैं, कितना आसान है। क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मालूम है? हाँ है। क्या है फॉर्मूला? समेशन ऑफ mi vi बाय समेशन ऑफ mi m इंटू 30 प्लस दूसरा वाला m क्या वेलोसिटी था इंटू 0 बाय 2m, कितना हो गया? Summation of m1 v1 plus m2 v2 by m1 plus m2 is coming out to be 15 मीटर पर सेकेंड। तो क्या मिला आपको? मिल गया आपको कि it is 15 मीटर पर सेकेंड। क्या? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव आया, मतलब ऊपर की तरफ। अच्छा, सेंटर ऑफ मास था कहाँ? जब इसको फेंके दोनों मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बीच में कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पर था और उसका वेलोसिटी कितना था? 15 मीटर पर सेकंड था सेंटर ऑफ मास। अच्छा, यहां से सेंटर ऑफ मास नीचे गिरेगा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास? कोई बताएगा क्या? जब दोनों बॉल एक दूसरे के साथ चिपके और जमीन पे गिरे तब सेंटर ऑफ मास भी जमीन पे गिरा। कहां से कहां पर आया, किधर से गया मालूम नहीं, यहां से जमीन पे आया और ये मिड पॉइंट में था, ये m है ये m है, तो दोनों का बीच में रहेगा। ये 40 मीटर है तो ये हाइट कितना था? 20 मीटर, है कि नहीं? हाइट 20 मीटर था तो सेंटर ऑफ मास यहां से नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? -20 मीटर। क्या आपको समझ में आ रहा है? व्हाई वी आर राइटिंग माइनस? बिकॉज इट इज कमिंग डाउन, डाउनवर्ड इज टेकन नेगेटिव। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. क्या पूछा है? एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं क्या? देखते हैं। नेट फोर्स बाय मास, इसके ऊपर क्या फोर्स है? mg, इसके ऊपर क्या फोर्स है? mg। व्हाट इज द नेट फोर्स? 2mg। व्हाट इज द टोटल मास? 2m। सो यू से इट इज 2mg बाय 2m इज इक्वल टू 2g, इज इक्वल टू g। किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। तो हम कहेंगे इट इज -2mg। व्हाई माइनस? बिकॉज़ फोर्स इज डाउनवर्ड्स बाय 2m, so it is equal to -g। क्या ये भी समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ गया तो उसके बाद VCM निकालना है। You want to find out VCM, velocity of center of mass। अब फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलता है? u स्क्वायर प्लस 2s UCM का स्क्वायर प्लस 2ACM इंटू SCM। वैल्यू डाले, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। वैल्यू डालिए, UCM का स्क्वायर, UCM कितना था? 15 का स्क्वायर टू ACM माइनस g। ACM माइनस g सबको समझ में आया? नेट फोर्स बाय मास। और SCM कितना है? -20। थोड़ा इनको प्यार से देखो, क्या दिख रहा है? 625। तो व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी of center of mass? You say it is 25 meter per second. That means the combined ball system will strike the ground with a speed of 25 meter per second. देखने में कितना खूंखार लग रहा है, लेकिन देखो करने में कुछ नहीं। क्या ये बात सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. ये समझ में आना बहुत जरूरी था। देखो कितना इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन।
ये थोड़ा सा नीचे, यस। Final velocity of center of mass is coming out to be how much? Is coming out to be 25 meter per second. Let us see some simple questions. पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, से ये 2 kg का ब्लॉक है, it is connected to another block of 3 kg, ठीक है। तो 2 kg ब्लॉक was kicked, जैसे इसको किक कर देंगे, ये स्मूथ फ्लोर है, ये स्मूथ फ्लोर है, तो 2 kg आगे जाएगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, तो फिर 3 kg भी चलने लगेगा, 2 kg का स्पीड घटने लगेगा क्योंकि स्प्रिंग उसको उल्टा ढकेल रहा है, 3 kg का स्पीड बढ़ने लगेगा क्योंकि स्प्रिंग इसको पुश कर रहा है, तो मींस थिंग्स विल गो ऑन चेंजिंग, वेलोसिटी ऑफ 2 kg, वेलोसिटी ऑफ 3 kg, दे आर ऑल चेंजिंग। राइट, क्वेश्चन in figure shown the 2 kg was kicked towards 3 kg, हाँ ठीक है, 2 kg was kicked towards 3 kg, किक कर दिया गया उसको, किक्ड के kicked, K-I-C-K-E-D, kicked towards 3 kg. At certain instant, acceleration of 2 kg is 4 meter per second square to left. Find acceleration of 3 kg at that instant, उसी समय में 3 kg का एक्सीलरेशन क्या है। आपने इसको एक बार किक मारा, फिर वो चलते रहे। What was the external force on the system? 0. वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन कैंसिल आउट, और किक तो हम एक बार मारे, अभी सिस्टम चले जा रहा है, ये हो सकता है कि ऐसे होके जा रहे होंगे आगे, बट देन सेंटर ऑफ मास इट विल कीप ऑन मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी बिकॉज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे एज नो एक्सटर्नल फोर्स acts on system of two blocks, the acceleration of center of mass, which is net external force by total mass, is 0. सेंटर मास का कोई एक्सीलरेशन नहीं है, मतलब समेशन ऑफ एम आई ए आई बाय समेशन ऑफ एम आई इज इक्वल टू 0। मतलब ये डिनोमिनेटर को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो गया, दैट इज समेशन ऑफ एम आई ए आई इज इक्वल टू 0। मतलब m1 a1 प्लस m2 a2 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रहा है? इज इट अंडरस्टूड? अब A1 कितना दिया है? A1 दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A1 दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कैसे करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं सो दैट वी कैन मेक सम स्पेस हियर। यस, अब हमें पता ये करना है कि व्हाट इज A2। फिर हमें मालूम है क्या, M1, M2, A1 सब कुछ मालूम है। M1 कितना है? M1 इज 2 kg। A1 कितना है? टू लेफ्ट को -4 ले लेते हैं, प्लस M2 कितना है? M2 इज 3 kg।
A2 कितना है वही तो पता करना है, कितना हो गया 0। तो A2 का वैल्यू कितना हो गया -8/3। A2 का वैल्यू कितना है -8/3। एक्सीलरेशन ऑफ A2 इज -8/3। ये आ गया 8 और माइनस प्लस 8/3। A2 इज 8/3। इसका मतलब ये हो गया एक्सीलरेशन A2 इज कमिंग आउट टू बी +8/3। सिंप्लीफाई करें तो क्या मिला, सिंप्लीफाई करने से मिला हमें कि हमारा जो एक्सीलरेशन है A2 कितना है 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स राइट, क्योंकि हम नेगेटिव को लेफ्ट लिए थे। तो जब इसका एक्सीलरेशन इधर को होगा उसका एक्सीलरेशन इधर को कितना होगा, ये 8/3। समझ में आ रहा है क्या, ये बात है, ये बात है। तो A2 the acceleration is 8/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू राइट। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर नो? ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन आपको एक दो तो देता हूं, आप लोग करके बताओ आंसर। In figure shown, the two blocks strike and stick to each other. Find final velocity of combination, final velocity of combination कितना सिंपल है, कोई भी कर सकता है। इतना सिंपल है कि कोई भी कर सकता है। If I consider the two blocks as a single system, बाद में लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगा के करेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले हम जो जानते हैं उसके हिसाब से देखते हैं। क्या लिखेंगे इसमें, considering the blocks is a single system, आप क्या कहोगे, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम। अब नो एक्सटर्नल फोर्स क्या, उनका वेट नहीं है क्या, वेट भी है, नॉर्मल रिएक्शन भी है। व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, जितना वेट उतना नॉर्मल रिएक्शन 0 हो गया। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम इज 0। सो VCM, velocity of center of mass, remain constant. Velocity of center of mass remain constant. ठीक है, मतलब VCM initially और VCM finally will remain same. Initially और finally same रहेंगे। Initially क्या है भाई, velocity of center of mass, it is 6 plus or 1 by summation of mi, नहीं 1 by summation of mi into थोड़ी जगह बनाते हैं, जगह खत्म हो जाता है। ये क्या, यस, तो हम कहेंगे इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना था, इट वाज इनिशियली m1 v1 6 into 4 plus m2 v2 2 into 3 by m1 plus m2 6 plus 2। फाइनली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या, दोनों मिलके जा रहे हैं, जितने जोर से जाएंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वही तो होगा v। सो दैट इज व्हाट इज v। थोड़ा सिंपलीफाई करिए तो v का वैल्यू क्या आ गया,
क्योंकि अगर दो ब्लॉक मिलके जा रहे हैं, ये जितने जोर से भाग रहा हूं मेरा सेंटर ऑफ मास तो उतनी जोर से भाग रहा है ना। तो अब ये क्या हो गया, 24 + 6 30/8, इट इज 30/8 इज इक्वल टू 15/4 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली द कॉम्बिनेशन मस्ट बी मूविंग विथ ए वेलोसिटी 15/4 मीटर पर सेकेंड। आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस, ठीक है। तो अगले क्लास हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लॉ पे आपको बुक में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, और इस किस्म के रिलेटेड क्वेश्चंस वो मिलेंगे आपको रोटेशनल डायनामिक्स के आसपास मिलेंगे, ठीक है। वहां पर सेंटर मास के बारे में बताया जाएगा, तब उसमें बताएंगे। बट देन ये न्यूटन्स लॉ की अप्रोच से वो क्वेश्चन को वो लोग सॉल्व नहीं करते, ठीक है। सेंटर मास को समझते हैं, बट दैट इज इन रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि न्यूटन्स लॉ का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि इट इज एप्लीकेबल टू द पॉइंट मास सिस्टम। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम कहेंगे कि यहाँ पे एक डंडा पड़ा है, मास इसका 2 kg है, इसको हम लगा दिए 10 न्यूटन फोर्स, तो अगर ये यूनिफॉर्म डंडा है तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा? आप कहोगे क्या एक्सीलरेशन? फोर्स बाय मास कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या आपको लग रहा है डंडा अगर रेस्ट में था, इसका हर एक पॉइंट बराबर स्पीड में चलेंगे, बराबर स्पीड में बराबर डायरेक्शन में चलेंगे? कोई डंडा ऐसे पड़ा था, ऐसे पुश करोगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका एक्सीलरेशन? सेंटर ऑफ मास। ये देखोगे ये पॉइंट मूव करने लगेगा कितने में? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। लॉज आर न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस ओनली। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, समझ में आना। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी को देख के हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ अगले क्लास देखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो ए निकल रहा है, इट इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और अगर हम कहेंगे इसके ऊपर 10 न्यूटन यहाँ पे दे दिए और यहाँ पे 10 न्यूटन दे दिए, नाउ व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इज 0। तो देखोगे कि सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग। ये डंडा मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव because its acceleration is 0 and earlier it was at rest। समझ में आ रहा है क्या? चीजों को ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे, न्यूटन जी महाराज बोले कि कोई बॉडी अगर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी में जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, और कोई डंडा जमीन पे ऐसे रखा हुआ था, आपने इसको एक किक लगा दिया, अब ये स्मूथ फ्लोर था, मान लो ये डंडा ऐसे 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 जाएगा क्या? नहीं, ये डंडा तो घूमते हुए जाएगा। When you give it a kick, this डंडा will not move like this on the floor। आप देखोगे कुछ समय के बाद ये डंडा इस पोजीशन में आ गया है, और कुछ समय के बाद ये डंडा इस पोजीशन में आ गया है, और कुछ समय के बाद ये डंडा इस पोजीशन में आ गया है। अब देखोगे ये डंडा जो आगे जा रहा है, जाते जाते घूम घूम के आगे जा रहा है। बट व्हाट यू विल नोटिस, आप कहोगे कि सर एक बार किक मारे उसके बाद कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, इट शुड हैव मूव्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यस, इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसे पता चला? इफ यू लुक एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डंडा, इफ यू लुक एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डंडा, तो आपको दिखेगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में ही जा रहा है और अलोंग स्ट्रेट लाइन ही जा रहा है। ये डंडा ऐसे चल रहा होगा, आर यू गेटिंग? ये डंडा ऐसे ही चलेगा। थोड़ा फिगर को सही बनाने के लिए यहाँ पर रोकते हैं और इसको आगे बनाते हैं। ये बन गया फिगर, ये डंडा ऐसे चलेगा। समझ में आ रहा है? You will see the center of mass keeps moving along a straight line with constant velocity। जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, सेंटर ऑफ मास जितने स्पीड में जा रहा था उतनी स्पीड में जा रहा है। आपको डंडा घूमता हुआ नजर आ रहा है। Don't look at the danda, look at the center of mass। Why? Because Newton's laws are applicable for point masses। Center of mass सीधा जाते रहेगा। Are you getting? क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes। तो न्यूटन्स लॉ को जिस नजरिया से आप लोग अभी समझे, उस नजरिया से पहले समझे थे क्या?
was it understood that way? No. Yes. तो अगले क्लास हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।